आज हम लोग लिक्विड सोल्यूशन देखते हैं। लेक्चर नंबर ये आई थिंक 3rd या 4th है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग वेपर प्रेशर देखेंगे, क्योंकि इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने इवोपरेशन देख लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग वेपर प्रेशर की बात करेंगे। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर की। ठीक है, वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर। आइए लेक्चर नंबर 4 लिख लो। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है, वेपर प्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे तुम समझ लो, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है फॉर द लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड स्टेट के लिए एक कांस्टेंट टर्म होता है। जैसे 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 गैसियस स्टेट में आर एक कांस्टेंट टर्म है, वैसे ही वेपर भी लिक्विड स्टेट में एक कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, और हर टेम्परेचर पे इसका वैल्यू गिवन रहेगा। आपको वेपर प्रेशर का वैल्यू टेम्परेचर पे गिवन रहता है। ठीक है, तो अब समझते हैं जरा वेपर प्रेशर को। ठीक है, एवोपरेशन को समझा हमने, अब किसको समझ रहे हैं हम लोग? वेपर प्रेशर को समझ रहे हैं। ठीक है, जरा समझो। ठीक है, पहले वहाँ पे क्या था? ओपन था। अब उसी को हमने क्या कर दिया है? क्लोज कर दिया है। क्लोज कर दिया है उसी कंटेनर को हमने क्या किया है? क्लोज कर दिया। सब चीज़ सेम है, सब चीज़ सेम है। उसी कंटेनर को हमने क्लोज कर दिया है। ये अभी भी ये क्या है? सरफेस मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक बिग मॉलिक्यूल जो था वो है। ठीक है, मॉलिक्यूल अभी भी इनका क्या है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है कंपेयर देन क्या? अदर एटम्स। ठीक है, लिक्विड है, लिक्विड डाला हुआ है इसमें, समझना, लिक्विड है, समझने वाली बात है ये। ठीक है, ये बिग मॉलिक्यूल बोलो या बल्क वाला मॉलिक्यूल बोलो। ठीक है, ये यहाँ पे है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो अब समझते हैं कंटेनर कैसा है, ये भी लिख देता हूँ। कंटेनर कैसा है कि क्लियर रहेगा। क्लोज कंटेनर है। यहाँ पे कंटेनर अभी क्या है? क्लोज कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। अभी भी यहाँ से अभी भी ये जो सरफेस में मॉलिक्यूल है ये कहाँ जा रहे होंगे? बाहर निकल रहे होंगे, बाहर निकल रहे होंगे। ये अभी भी सरफेस वाले मॉलिक्यूल कहाँ जा रहे होंगे? बाहर निकल रहे होंगे। बट ये इस डब्बे से, इस पूरे कंटेनर से ये बाहर नहीं जा पाएंगे। ये कहीं ना कहीं कंटेनर के सरफेस पे ही रहेंगे। अरे समझ में आ रही बात? इस कंटेनर के कहीं ना कहीं सरफेस पे ही रहेंगे। समझना है बात को? ठीक है, ये भी ए टाइप ही है, ए टाइप है, ये भी ए टाइप है, ये भी ए टाइप है, तो ये भी सब क्या है? ए टाइप है। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, अब समझना है कि यहाँ पे वेट का लॉस नहीं होगा। वेट लॉस अब नहीं हो रहा है। कंटेनर अब क्लोज है, वेट का लॉस नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे दो फेनोमेनन हो रही है। एक तो एवोपरेशन तो हो ही रहा है, साथ साथ आपका कंडेंसेशन भी हो रहा है, माने कंडेंस भी हो रहा है लिक्विड। समझ में आ रही बात? जब वेट का लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहा है ना, तो कुछ देर यहाँ पे सरफेस पे रहने के बाद वो फिर से कहाँ वापस आ रहा है? लिक्विड के फॉर्म में। तो अगर मैं इसको समझाऊं आपको, अगर मैं इसको समझाऊं आपको, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि मैं लिखूं अगर T = 0, तो यहाँ पे क्या है? अगर रिएक्टेंट की बात करूं तो अभी रिएक्टेंट क्या है समझो, थोड़ा बहुत ब्रॉड तरीके से समझा रहा हूँ। T = 0 पे रिएक्टेंट अभी भी क्या है? लिक्विड है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इनिशियली क्या है? एवोपरेशन है। सिर्फ क्या हो रहा है? रेट ऑफ एवोपरेशन यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम है। रेट ऑफ एवोपरेशन यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम है। अगर मैं T = T पे बात करूं, T = T पे बात करूं, तो अभी भी जो रिएक्टेंट है
वो क्या है, लिक्विड है। प्लस में आपका क्या स्टार्ट हो गया है, वेपराइजेशन भी स्टार्ट हुआ है समानांतर। इसके पैरेलली कहीं ना कहीं रिएक्टेंट अभी भी क्या है, लिक्विड है, ठीक है। और साथ में इसके वेपराइजेशन भी हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसी अभी कहने का मतलब है, यहाँ पे समझो कि रिएक्टेंट लिक्विड लिया मैंने, ठीक है। उसके साथ ये जो वेपर लिख रहा हूँ ना, एक तरह से क्या लो कि यहाँ पे वेपर बन गया है, ठीक है, प्रेजेंट। अब यहाँ पे क्या है, इसके साथ साथ प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है। डायरेक्ट वेपर ना लिखे, मैं ये चीज़ लिख देता हूँ। और साथ में क्या है, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, वेपर बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट अभी किस में है, वेपर में। तो रिएक्टेंट लिक्विड प्लस प्रोडक्ट वेपर T=T टाइम पे ये प्रेजेंट है अभी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो RE है, रेट ऑफ एवोपरेशन, RE जो है वो क्या है बेटा, अभी फिक्स्ड है। RE जो है आपका वो क्या है बेटा, फिक्स्ड है, रेट ऑफ एवोपरेशन। बट रेट ऑफ, ध्यान देना, रेट ऑफ कंडेंसेशन अभी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। रेट ऑफ कंडेंसेशन धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ेगा। कुछ देर बाद ऐसा टाइम आएगा, मैं इसको हटाऊं, इन दोनों को हटाऊं, समझना है मैंने क्या बोला कि T=0 ऐसा रिएक्शन लिखते हैं ना केमिकल इक्विलिब्रियम की। सिर्फ क्या प्रेजेंट है, इनिशियली लिक्विड, जहां पर रेट ऑफ एवोपरेशन ज्यादा है। T=T टाइम पर रिएक्टेंट लिक्विड प्लस प्रोडक्ट वेपर ये भी प्रेजेंट हो गया। बट इसके साथ साथ जो रेट ऑफ एवोपरेशन वो एक टाइम के साथ क्या हो गया, फिक्स हो गया। बट अब क्या पढ़ रहा है, रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब वेपर से किधर की तरफ आ रहा है, लिक्विड की तरफ। पहले किधर जा रहा था, लिक्विड से वेपर की तरफ, वहां पे इनिशियली मैक्सिमम था वो। तो चलो अब जरा देखते हैं, अब जरा आगे समझते हैं। इसको हटाऊं मैं, चलो इसको हटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, ये सब उतार लिया होगा आपने, ठीक है। देखो इसको समझना है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दो, अगर मैं लिखूं इफ, ऐसे लिखूं कि T=, मान लो कंडीशन मिल दिया T=T इक्विलिब्रियम। कभी तो ऐसा समय आएगा जब लिक्विड का बनना किधर, वेपर की तरफ, और वेपर से लिक्विड का बनना एक क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। ऐसा समय आएगा कि अब हमें समझ ही में नहीं आ रहा है, आएगा कि लिक्विड वेपर में जा रहा है कि वेपर लिक्विड में आ रहा है। तो डेट टाइम, उसी टाइम को वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कहलाता है। वही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब अब मैं खड़ा हूं, दिस इज स्टैटिक, ठीक है। बट मैं मूव कर रहा हूं, बट आपको फील नहीं हो रहा है कि मैं वर्क कर रहा हूं। इट्स कॉल्ड क्या, डायनेमिक है, आपको पता नहीं चल रहा है मगर वर्क हो रहा है। इट्स कॉल्ड क्या, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। वही सिचुएशन जब यहाँ पे आएगा, वही सिचुएशन जब यहाँ पे आएगा जब रेट ऑफ, मतलब रिएक्टेंट का लिक्विड प्लस प्रोडक्ट ऑफ क्या, वेपराइजेशन। कहने का मतलब है अगर ऐसा हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, माने रेट ऑफ एवोपरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाए। कहने का मतलब है यहाँ पे एवोपरेशन है और यहाँ पे क्या है, कंडेंसेशन है, ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये कंडीशन क्या कहलाता है हमारे केस में, ये कंडीशन क्या कहलाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। और अगर कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करे तो ये सालों साल ऐसे ही रहेगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, रिएक्शन चलता रहेगा, ठीक है। इट्स अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, इट्स अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर है सबको। चलो अगर हमें यहां पे देखो, अगर हमें यहां पे कोई बोल दे कि रेट, अगर कोई हमें बोल दे, अभी मैंने वेपर प्रेशर को डिफाइन नहीं किया है, थोड़ा देर में समझाता हूँ कि वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही जो मेंटेन होगा, ठीक है, उसको भी मैं समझाता हूँ। रुको थोड़ा यहाँ पे समझो, रेट और टाइम के बीच, रेट और किसके बीच, टाइम के बीच मुझे ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए।
ठीक है। तो अगर मैं ये रेट ऑफ एवोपरेशन समझूं इस पॉइंट को, तो इनिशियली तो रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या था, 0 था। अगर इस पॉइंट पे मैं बोलूं, इस पॉइंट पे मैं बोलूं जहां पे ये मिल रहा है, जहां पे ये पॉइंट मिल रहा है रेट ऑफ किस में, एवोपरेशन में, रेट ऑफ कंडेंसेशन, यही क्या है हमारा, टी इक्विलिब्रियम है। यही हमारा क्या है, टी इक्विलिब्रियम है। समझ में आ रहा है। ये क्या है हमारा, एक तरह से क्या है, डायनेमिक पॉइंट है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा हमारा, समझ में आ रही बात। तो अब हम लोग रेट ऑफ क्या देखते हैं, रेट और टाइम के बीच हमने ग्राफ देखा है, कंडेंसेशन और किसके बीच, एवोपरेशन के बीच, कि कब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। ये इंपॉर्टेंट है ग्राफ, मैं बता देता हूं। तो जरा वेपर प्रेशर को अगर मुझे डिफाइन करना है तो क्या लिखूंगा, प्रेशर, देखो प्रेशर exerted by the pressure exerted by the vapors, pressure exerted by the vapors from in the condition of, from in the condition of, in the condition of dynamic equilibrium, dynamic, क्या बोल रहा हूं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, ओवर द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, समझ में आ रहा है, सरफेस ऑफ द क्या, लिक्विड, इन अ क्लोज कंटेनर, इन अ क्या, क्लोज कंटेनर, कंटेनर इज बोलो, नोन एज क्या बेटा, वेपर प्रेशर, नोन एज वेपर प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, ठीक है, फ्रॉम इन द कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम ओवर द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इन ए क्लोज कंटेनर इज नोन एज क्या, वेपर प्रेशर। जो इक्विलिब्रियम पे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होने पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है कौन, वेपर, इट्स कॉल्ड क्या, वेपर प्रेशर। क्लियर है यहां तक सबको, ये पॉइंट क्लियर है सबको, चलो ये पॉइंट क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा और इसको समझते हैं। चलो बेटा थोड़ा सा और मैं वेपर प्रेशर को तुम्हें, कितने लोगों ने मैनोमीटर यूज किया है, कितने लोगों ने मैनोमीटर यूज किया है, चलो उससे थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, चलो हम समझते हैं मैनोमीटर से। ठीक है, चलो एक दो कंडीशन में लिख देता हूँ, उसके अनुसार हम लोग मैनोमीटर को समझते हैं। मैं ले रहा हूँ एक वोलेटाइल लिक्विड, समझ लेना, वोलेटाइल लिक्विड, अरे प्योर लिक्विड होता है जो, ठीक है ना, वोलेटाइल लिक्विड इन द क्या, कंटेनर, ठीक है। सेकेंड मैं ले रहा हूँ इनिशियली इन बोथ कॉलम, मैं क्या लिख रहा हूं तुरंत समझा रहा हूं, बोथ कॉलम, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये एक्सप्लेनिंग वेपर प्रेशर विथ हेल्प ऑफ क्या, मैनोमीटर के हेल्प से मैं वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको और क्लियर हो जाए, कि आप किसी को समझा सकें। इनिशियली इन बोथ कॉलम मरकरी लिक्विड इज सेम, इनिशियली इन बोथ कॉलम मरकरी लिक्विड इज सेम, मतलब इन द सेम का मतलब हाइट से, सेम हाइट है। ठीक है, चलो अब जरा मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, चलो ये मैंने एक बनाया, समझना है, ये भी क्लोज है, समझो। यहाँ पे मैंने एक स्टॉप कॉक लगाया है, ठीक है, या स्टॉपर बोलिए आप इसे, स्टॉप कॉक या स्टॉपर, ये भी बंद है, स्टॉपर, ठीक है, ये भी यहाँ पे क्लोज है। यहाँ पे मैंने
ये लिक्विड डाला है, वोलेटाइल लिक्विड, या समझो ना लिक्विड डाला है, ठीक है, ठीक है। पानी भी हम जानते हैं कि एवोपरेट खुद होता रहता है। और यहाँ पे मैंने कलर डिफरेंस करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिक्विड मरकरी फिल कर रहा हूँ, यहाँ पे जो लिक्विड मरकरी फिल किया गया है, ठीक है, एज फिल किया गया है, इन दोनों का तुम हाइट देखो, दोनों बीकर में यहाँ से यहाँ हाइट देखो तुम, क्या है, सेम है, हाइट क्या है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है हाइट में। लिक्विड के हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक और मैं बना रहा हूँ सेम, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। चलो समझना, अभी भी क्लोज है, अभी भी क्लोज है, समझना बात को, अभी भी क्लोज है। बट मैंने ये जो स्टॉपर है ना, इसको रिमूव कर दिया है, स्टॉपर को मैंने रिमूव कर दिया है। अब स्टॉपर यहाँ पे है, ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे मैंने स्टॉपर रिमूव कर दिया है अब, और यहाँ पे समझना, मैं तुम्हें पूरा समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ, रुक जाओ। ये लिक्विड मरकरी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं जब समझो, मैं जब अपने कमरे में था, ठीक है, उस समय मैं ये सेटअप था मेरे पास, ठीक है, मुझे मेरे दोस्त ने बुलाया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब जा रहा था मैं मिलने उससे, ठीक है, तो ये स्टॉपर उड़ा दिया, मतलब ऊपर से हटा दिया, ऊपर कर दिया। जब मैं वापस आया तो मेरा नज़र गया, तो मैंने देखा कि जब मैं था यहाँ पे और मैंने मैनोमीटर में देखा था, तो डेट टाइम मरकरी का जो हाइट था दोनों ही ट्यूब में, वो क्या था, सेम था। बट जैसे ही मैंने इसको हटाया और जब मैं आके चेक किया 1 घंटे बाद, तो मैं देख रहा हूँ कि लिक्विड मरकरी इधर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पे हाइट में डिफरेंस आ गया है, हाइट में डिफरेंस आया है। तो फिर मेरा दिमाग सोचने लगा कि अरे ऐसा क्यों भाई, हाइट में डिफरेंस क्यों आ रहा है, तब मैंने समझा यहाँ पे, तब मैंने समझा कि यहाँ पे जो लिक्विड है, जो वोलेटाइल लिक्विड है, वो रूम टेम्परेचर पे खुद ही क्या हो रहा है, एवोपरेट हो रहा है, ठीक है। और ये एवोपरेट होके एक समय ऐसा आया एवोपरेट होने के बाद, जब मैंने स्टॉप कॉक हटाया, तो एवोपरेट होने के बाद एक बार ऐसा समय आया जब जितना एवोपरेशन हो रहा था, उतना ही क्या होने लगा, कंडेंसेशन होने लगा। जितना एवोपरेशन हो रहा था उतना ही कंडेंसेशन हो रहा था, मतलब रेट ऑफ एवोपरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो गया, है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। और इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बेटा, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है, किधर की तरफ प्रेशर लगा, वो लगा इस लिक्विड पे। ये जो प्रेशर जनरेट हुआ इस पॉइंट पे, वो इस लिक्विड मरकरी पे लगा और डिफरेंस इन हाइट जनरेट किया। ये जो प्रेशर जनरेट हुआ इस फेनोमेना के चलते, और वो किस पे अप्लाई हुआ, वो इस लिक्विड पे अप्लाई हुआ। इसी को हम लोग, इस इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर जनरेट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर हुआ, बोलो समझ में आ रहा बात। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर लगा वही आपका क्या हुआ, वेपर प्रेशर हुआ, ठीक है। समझ में आ रही बात। यही वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, जैसे सराउंडिंग के टेम्परेचर में संपर्क में आया तो ये एवोपरेट हुआ, एवोपरेट होने के बाद, ठीक है, ये जब कंडेंसेशन में गया, और उस समय जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, जहां पर रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ
कंडेंसेशन बराबर हुआ, दैट टाइम एक प्रेशर जनरेट होता है। इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, जो कि मरकरी पे लगा, और उस मरकरी पे लगते ही ये वेपर प्रेशर उस मरकरी में क्या डिफरेंस क्रिएट किया, हाइट का डिफरेंस। क्योंकि देखो अब यहाँ पे इधर वाले में जो बीकर है, इस साइड का जो नली है उसमें कम हाइट है, इसमें ज़्यादा हाइट पे लिक्विड चला गया है। तो ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ वेपर प्रेशर का विद द हेल्प ऑफ क्या, मरकरी इन मैनोमीटर। क्लियर हुआ? ये बात लिख लेंगे, आपको लिख लेना है, सब पॉइंट आपको लिख लेना है, ठीक है? ऐसे कोई दो बार नहीं समझाएगा आपको, ठीक है? मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है चैप्टर, क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है बेटा? चलो अब जरा समझते हैं इसको। हमने डिफिनेशन लिख दिया है। अब देखो एक पॉइंट लिख रहा हूँ, इन केस ऑफ ध्यान देना, इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ, अगर वाटर है लिक्विड, इन केस ऑफ वाटर इज ऑल्सो नोन एज क्या, ऑल्सो नोन एज क्या, एक्वस टेंशन भी बोलते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। क्लियर है बात यहां तक? चलो अब थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं, ठीक है? यहां पे हमने देखा, यहां पे हमने एक फेनोमेना देखा, ये बल्क मॉलिक्यूल है, ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल है, समझना है। एक फेनोमेना हमने देखा है, ठीक है, कि यहां पे क्या जनरेट हो रहा है, ठीक है? इन लिक्विड, ये क्या है, एक प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, समझो, ठीक है? तो यहां पे ये क्या जनरेट कर रहा है, वेपर जनरेट कर रहा है, अरे कर रहा है ना यहाँ पे, तभी तो ये कंडेंस होकर फिर से किसमें आ रहा है, लिक्विड में। कंडेंसेशन वेपर के लिए होता है ना, वेपर टू क्या, लिक्विड, ठीक है? तो ये ध्यान देना है। और ये क्या है अपना, ये क्या है अपना, सब चीज मैं लिख देता हूँ यहीं पे, ये लिक्विड फेज है, समझो, ये अपना लिक्विड फेज है। तो जरा एक पॉइंट तुम समझो, अगर H2O है लिक्विड और ये इक्विलिब्रियम पे कहाँ जा रहा है, H2O गैस में, H2O गैस में, तो तुमको एक बात ध्यान से समझना जो मैं अभी बोल रहा हूं, वेपर प्रेशर इज, ध्यान देना है, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं फिर इससे बताऊंगा। वेपर प्रेशर, वेपर, एक मिनट पूरा लिखो, वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या, पार्शियल प्रेशर। वेपर प्रेशर जो होता है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू है किसका, पार्शियल प्रेशर का। मतलब मैक्सिमम जो पार्शियल प्रेशर होगा वही क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर भी कहलाएगा। जैसे H2O लिक्विड है, किसमें क्या, इक्विलिब्रियम पे H2O गैस में, तो केपी जो लिखते हैं इसके लिए वो क्या लिखेंगे बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O क्या, गैस, क्योंकि लिक्विड का तो लिखते नहीं। तो तुम्हें पता है कि केपी को एक वरदान मिला है, अगर तुम इक्विलिब्रियम में पढ़े होगे कि केपी को एक वरदान मिला है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा। तो केपी ओनली डिपेंड्स ऑन क्या, डिपेंड्स ऑन क्या बेटा, टेम्परेचर। केपी का वैल्यू तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर होगा, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है? टेम्परेचर वेरी करेगा, केपी का वैल्यू भी वेरी करेगा। वैसे ही हमने पढ़ा है, वैसे ही हमने जानते हैं, वैसे ही सेम फॉर क्या, वेपर प्रेशर, सेम फॉर वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन क्या, डिपेंड्स ऑन क्या, टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर भी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो वेपर ज्यादा बनेगा, है कि नहीं? तो ये भी चेंज होने पे टेम्परेचर, वेपर प्रेशर बढ़ता है। क्लियर है यहाँ पे? तो क्या मैं यहाँ पे लिखा हूं कि केपी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस, क्या यही वेपर प्रेशर ऑफ क्या, वाटर भी होगा?
अरे मैक्सिमम है ना ये वैल्यू वाटर का, तो ये भी क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, H2O लिक्विड, यही होगा। क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर है। चलो अब जरा इस चीज को अगर तुम समझ रहे हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक चीज पूछूंगा यहां पे कि अगर मैं लिक्विड से गैस में जाता हूं तो कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक, क्योंकि हमें एनर्जी सप्लाई करनी होती है। कैसा होता है प्रोसेस, एंडोथर्मिक, क्योंकि मैं एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, अगर गैस से लिक्विड में जा रहे हैं तो कैसा होगा, एक्जोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी रिलीज कर रहा हूं मैं, एक्जोथर्मिक। समझ में आ रही बात, इतना बातें समझ में आ रही है। ठीक है, तो फ्रॉम ली चैटरियल प्रिंसिपल अगर मैं लिखूं, फ्रॉम ली चैटरियर क्या प्रिंसिपल, आप जानते हैं इसको लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, बट आपको याद दिलाने के लिए मैं लिख रहा हूं, फ्रॉम ली चैटरियल प्रिंसिपल फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर इंडोथर्मिक है, समझना इंडोथर्मिक है, तो केपी ऑब्लिक्स क्या केसी इंक्रीजेज विथ, क्या इंक्रीज करो बोलो, टेम्परेचर इंक्रीज करो। केपी और केसी का वैल्यू इंक्रीज करेगा अगर हम क्या इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो इसका मतलब कि अगर फैक्टर्स ऑफ वेपर प्रेशर पे हम ध्यान दें, फैक्टर्स ऑफ क्या वेपर प्रेशर पे हम ध्यान दें, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन क्या, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ क्या बेटा, लिक्विड, उसी पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। समझ में आ रही बात, इतना बातें सबको समझ में आ रही है, क्लियर है बात ये। ठीक है, तो जरा थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ क्या लिख लें, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहां पे लिखो कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, वेपर प्रेशर, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ, तब हम लोग फैक्टर लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, वेपर प्रेशर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज नॉट सरफेस फेनोमेना, इट इज नॉट क्या, सरफेस फेनोमेना। देखो यहाँ पे सरफेस से मतलब है ही नहीं, टेम्परेचर देंगे मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा ही, फिर से मॉलिक्यूल वेपर में आएगा, फिर से मॉलिक्यूल किस में आएगा, लिक्विड में आएगा, कंडेंस होकर, तो इसे बाउंड्री वगैरह से कोई मतलब नहीं है। वेपर प्रेशर डजंट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन क्या बेटा, अमाउंट ऑफ क्या, लिक्विड, और इसी में लिख देता हूं, और साइज, चाहे यहां तक ही रहने दो, अमाउंट ऑफ लिक्विड। पॉइंट इसी में लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर प्रेशर में ही। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट यहीं पे दे देता हूं, फोर्थ पॉइंट भी यहीं पे दे दूंगा। ठीक है, इसी में सब आ जाएगा। वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम, वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द क्या, ऑफ द गिवन टेम्परेचर, क्लियर है बात, या ऑफ द ना करके इसे क्या कर दो, एट द गिवन टेम्परेचर, ज्यादा अच्छा रहेगा। इफ पार्शियल प्रेशर बेटा, इफ पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेज, इफ ध्यान देना, इफ पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेज आफ्टर दिस वैल्यू, आफ्टर क्या बेटा, आफ्टर दिस वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वाला बात हो रहा है, मैक्सिमम वाला बात हो रहा है। इफ पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेज आफ्टर दिस वैल्यू मैक्सिमम, some vapor will condense, some vapor will क्या, condense, and if partial pressure decreases, if partial pressure
डिक्रीजेज देन लिक्विड, ध्यान देना, देन लिक्विड विल वेपराइज, देन लिक्विड विल वेपराइज, समझ में आ रहा है, अनटिल, अनटिल, समझना है बात को, अनटिल, इसमें भी एक दो पॉइंट है, इसी पॉइंट के अंदर एक दो पॉइंट है। मैंने बोला है कि वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या, पार्शियल प्रेशर एट द गिवन टेम्परेचर, फिक्स, मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर उसको बोलते हैं। इफ पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेज आफ्टर दिस वैल्यू, मतलब मैक्सिमम तक पहुंचता है, मतलब जहां पे वेपर प्रेशर बनना, समझ रहे, बन रहा है पूरा बहुत मात्रा में, तो उसके बाद क्या होता है, वेपर क्या होने लगता है, कंडेंस होकर फिर से वापस किस में आना लगता है, लिक्विड में। एंड इफ पार्शियल प्रेशर डिक्रीज, अगर पार्शियल प्रेशर डिक्रीज कर जाता है तो तब तक वेपर प्रेशर बनाने की कोशिश, मैक्सिमम वेपर प्रेशर बनाने की कोशिश तब तक किया जाएगा जब तक कि वहां पे लिक्विड या तो खत्म ना हो जाए या वो मैक्सिमम तक ना पहुंच जाए, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा, ठीक है। तो यहां पे प्रेशर डिक्रीजेज देन लिक्विड विल वेपराइज अनटिल, इसमें दो पॉइंट है, ध्यान रखना, इसमें दो पॉइंट इसी में लिखना है, थर्ड वाले में ही अनटिल के बाद ये दो पॉइंट ए पॉइंट करके ऐसे लिखना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर जब तक ऑब्टेन ना कर ले, मैं समझाया ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बेटा, ऑब्टेन्ड, मैंने तब तक ये कोशिश करेगा जब तक ये मैक्सिमम वैल्यू पार्शियल प्रेशर का ऑब्टेन ना करे, मतलब वेपर प्रेशर के बराबर, और या ऑल द लिक्विड विल क्या, वेपराइज, मैंने सारे लिक्विड क्या हो जाए, वेपर ही बन जाए, मामला ही खत्म हो जाए, तब तक ये चलता रहेगा। क्लियर बात, क्लियर है। चलो एक और पॉइंट लिख लो, एक और पॉइंट लिखो, एक और पॉइंट लिखो, दिस इज कॉल्ड फोर्थ पॉइंट। और ध्यान देना, ये मैं तुम्हारे जानकारी के लिए लिखवा रहा हूं, सॉलिड और लिक्विड के केस में, सॉलिड एंड लिक्विड वी यूज क्या, वेपर प्रेशर, बट in case of gas is called क्या, पार्शियल प्रेशर, ये ध्यान देना है। क्लियर है ना बात, यहां तक, यहां का ये बात ध्यान देना है। इन केस ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। सिंबल के बारे में जरा डिस्कस करते हैं कि कैसे तुम पहचानोगे कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेशर कहाँ पार्शियल प्रेशर। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है P0A, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड क्या A। अगर कहीं पे मान लो फिर से लिख दिया कि P0B, फिर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B। या कहीं पे सिर्फ ऐसा लिखा हो तो ये हम जानते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या A, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या A फॉर क्या, गैसेज, फॉर गैस। ये ध्यान देना है, यानी कि कुछ और समझ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, हटा दो। चलो एक और पॉइंट लिख लेते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड्स डिपेंड्स, ध्यान देना है, डिपेंड्स ओनली, ठीक है, एंड ओनली एंड depends upon, vapor pressure of any pure liquid depends only and only upon, क्या बोलूं बेटा, टेम्परेचर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया टेम्परेचर, लिख लेना।
इट इज, देखो फिर से मैं लिख देता हूँ, इट इज डोनेटेड बाय P naught is a generalized form P naught and its numerical value will be given in the problem and its numerical value will be given in the क्या प्रॉब्लम, पहले ही बोला था कि एक कांस्टेंट होता है, जैसे गैस स्टेट में R होता है। चलो अब फैक्टर्स देख लेते हैं, ठीक है। फैक्टर्स से पहले हमने प्रॉपर्टीज देख लिया, अब थोड़ा हम लोग फैक्टर्स देख लेते हैं किस किस पे डिपेंड करता है। मेनली 2 या 3 पार्ट पे ही डिपेंड करेगा, तो जितना भी है उसको कवर कर लेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है किसको, वेपर प्रेशर को। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फर्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फर्स्ट बात करता हूँ, नेचर ऑफ क्या बेटा, लिक्विड। नेचर ऑफ क्या बेटा, लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, अगर नेचर ऑफ लिक्विड की बात करें तो हमने बात किया था, समझना यहाँ पे हर वो चीज़ यूज होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे H2O ले लिया है लिक्विड के रूप में, और यहाँ पे मैंने समझना C2H5OH लिया है, ठीक है, ये भी लिक्विड है, ठीक है। तो ये तुम्हें बताना है कि कौन ज़्यादा वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, कौन ज़्यादा वेपराइज होगा, ये तुम्हें बताना है। कौन अधिक वेपराइज होगा, ठीक है, ये तुम्हें बताना है कि कौन अधिक वेपराइज होगा। H2O की C2H5OH कौन इजिली वेपराइज होगा, ठीक है। तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन इजीली वेपराइज हो गया। यहाँ पे कंसेप्ट लगाओ केमिकल बॉन्डिंग का, थोड़ा सा समझो। तुम्हें याद आया कुछ इन दो, चलो मैं यहाँ तुम्हें एक और हिंट देता हूँ। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। दोनों में कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो इस केस में अब दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, तो सर ये तो और कंफ्यूजन वाला हो गया। दोनों ही लिक्विड है, दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो यहाँ तो लिक्विड का ही खेला है, और दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब ये चेक करना है कि किसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत हो, किसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, मोर स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। ये पता करना है हमें, ये चीज़ हमें। तो मैं देखता हूँ, इसको हटा दूँ। चलो अब देखते हैं कि कैसे नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो एक H2O था और एक बीकर में क्या था, C2H5OH था। तो जरा ये देखो, यहाँ 2 लोन पेयर, समझ आ रही बात, ध्यान देना। और यहाँ पे देखो H C2H5, ठीक है। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन भी और ये हाइड्रोजन भी क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। और ये 2 लोन पेयर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे ही। तो यहाँ पे कम से कम 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है मिनिमम 2 लोन पेयर के साथ। बट इन द केस ऑफ C2H5OH सिर्फ यही बना रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ यही बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक्सटेंट ऑफ ये सब केमिकल बॉन्डिंग का चीज है। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका ज्यादा है, वाटर का। किससे बोलो, C2H5OH से। C2H5OH से हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका ज्यादा है, वाटर का। इसका मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या ज्यादा है, देखो मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला था ना, बहुत काम का चीज है वो। तो इसका मतलब है कि वाटर के केस में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन H2O इज मोर देन क्या, C2H5OH। इसका मतलब है कि वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा है। ड्यू टू क्या, कारण क्या है इसका, हम लिखेंगे ड्यू टू सर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन
बॉन्डिंग है कि नहीं बेटा? ठीक है, तो इसका मतलब है सर कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर में ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सर ये वेपर कम बनाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं लिखूं कि वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज लेसर देन क्या, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, C2H5OH। वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा इन द कंपेरिजन ऑफ क्या, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, C2H5OH। क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट हुआ फैक्टर नेचर ऑफ लिक्विड, इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास, देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास, चलो देखते हैं। क्वेश्चन है C2H5OH है, ठीक है। एक है आपका CH2OH, इसको क्या बोलते हैं पता है? ग्लाइकोल बोलते हैं। अगर तुम नहीं जानते हो तो जानो, ग्लाइकोल। और ये तो तुम जानते हो कि इथाइल अल्कोहल है, इसको बताने की जरूरत तो है नहीं। एक और मैं लिखता हूँ CH2OH, फिर से मैंने लगाया CH2OH, यहाँ पे CH कर दो और यहाँ पे एक और ऐड कर दो CH2OH। ये ग्लिसरीन है, ये ग्लिसरीन है, ठीक है। ये इथाइल अल्कोहल है, ग्लाइकोल है और एक ग्लिसरीन है। चलो ये A है, ये B है, ये C है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि कौन ज़्यादा वेपर बनाएगा, मतलब किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो तुम देखो जरा, इन द केस ऑफ C मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा OH ग्रुप है। तुम देखो O के साथ है कि नहीं, उसके बाद यहाँ पे है और सबसे कम किस में है, A में है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द केस ऑफ ग्लिसरीन, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ ज़्यादा है कि नहीं। फिर किसके पास ज़्यादा है, ये B के पास। फिर सबसे कम किसके पास है, A के पास। तो इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर अगर हम देखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर हम देखें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, बोलो कौन इजिली वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, ड्यू टू क्या, एक्सटेंट ऑफ क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या कर रहा है, बोलो अब तो बता दो। वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या कर रहा है, सब चीज़ मैंने लिख दिया। वेपर प्रेशर डिक्रीजेज इन दोनों में, C में सबसे कम, B में उसके बाद कम, और सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर A में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर क्या लिखेंगे, बोलो। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे कम वाला पहले लिखते हैं। ठीक है, तो चलो ऐसे नहीं लिख के हम लोग सबसे कम वाला लिखते हैं। तो सबसे कम वाला कौन है, A सबसे कम है, सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर A बना रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर कौन, B, फिर कौन, C। ठीक है, तो सबसे कम वेपर प्रेशर कौन बना रहा है, C, ड्यू टू क्या, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखता तो मैं क्या लिखता, पहले C लिखता, फिर B लिखता, फिर A लिखता। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, समझ में आ रही बात? तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा मेरा वेपर प्रेशर कौन बना रहा है, सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर कौन बना रहा है, सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर वो बनाएगा। ठीक है, ड्यू टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया, क्लियर है ये बात, सभी को क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, तो चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए यहीं तक डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ वेपर प्रेशर पे। फैक्टर अभी पहला ही मैंने बताया है, और भी इसके 2 फैक्टर हैं, वो हम लोग इन द नेक्स्ट क्लास देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।